है कि राजनीति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? गुरु कौन है आपका? हमारे गुरु जी तो खन्ने जी हैं। ये दावेदारी है आपकी, कितनी उम्मीदें हैं आपको कि टिकट आपको मिल जाएगी? नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं सरस्वती मंथन। हम शख्सियत के खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, संजीव राठौर। संजीव राठौर नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा है, इसलिए कि तिलहर विधानसभा से ये संभावित प्रत्याशी के लिए टिकट के दावे मतलब मांग भी रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या अपना दांव इन पर लगाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौजूदा भी विधायक बीजेपी के ही हैं, वहाँ पर रोशन लाल हैं और कितना विकास किया वो मैं खुद समझूंगा कि रोशन लाल ने वहाँ पर अब तक क्या किया है। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे संजीव जी, आप चुनाव के प्रत्याशी हैं, इसमें मतलब संभावित प्रत्याशी हैं। शख्सियत के प्रोग्राम के जरिए शुरुआत कहाँ से, शिक्षा आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शिक्षा में संजीव कुमार राठौर, पिछड़ा वर्ग मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मेरा जीवन लगभग हमारी एज करीब 8 साल रही होगी तो हमारे पिताजी का देहांत एक्सीडेंट में हुआ। कच्चा परिवार था तो हमारी माताजी ने हम लोगों को पाला। हमारे बड़े भाई साहब हमारे करीब लगभग 15 साल के थे, तो हमारा संघर्षमय जीवन रहा। पूरा उथल पुथल रहा, जैसे जो भी कारोबार था वो सब खत्म हो गया। कच्ची गृहस्थी माताजी ने हम लोगों को पाला जैसे तैसे। और शिक्षा का हम लोगों ने जूनियर हाई स्कूल तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। सच में तो ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? गुरु कौन है आपका? हमारे गुरु जी तो खन्ने जी हैं और मैंने इन्हें सन 2000 के आसपास, सन 2001 में बराबर चुनाव में उनका कैंपेन करा। इन्हें चुनाव लड़ाया और समाज में नीचे तक जाके इनका कैंपेन किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी में छोटे छोटे पदों पे काम भी किया और खन्ना जी को मैंने चुनाव लड़ाया। बिल्कुल। तो एक चीज़ है, इस बार आपने अपनी दावेदारी कर दी है तिलहर विधानसभा से, क्योंकि बात करें तो मौजूदा विधायक भी भाजपा के वहाँ पर हैं, रोशन लाल। तो किस तरह की दावेदारी है आपकी, कितनी उम्मीद है आपको कि टिकट आपको मिल जाएगी? अब ये तो हाईकमान तय करेगा। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा है जो हमारे दबे पिछड़े गरीब समाज के लोग हैं, जिनका जो पीड़ा है, हमने गरीब लोगों का दर्द समझा है, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजरे हैं। हमें पता है कि गरीब का क्या दर्द होता है। हमारा एजेंडा है विकास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो उनका एजेंडा है विकास, सिर्फ विकास। तो तमाम क्षेत्र ऐसे, अभी हम क्षेत्र में जैसे गए तिलहर विधानसभा में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं वो आज भी विकास से छूते हैं, जहाँ ना सड़कें हैं ना बड़ी हाल बुरा है। बरसात में निकलना मुश्किल है, सड़कों पे तमाम ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर। तो हमारा एक ही एजेंडा है, विकास और विकास। और विकास किसी को ना देख के, किसी ना जात ना धर्म ना विशेष ना किसी का बगैर पक्षपात किए हुए, ऐसा कोई भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी एजेंडे पे काम करूँगा। अगर पार्टी ने हमें जिम्मेदारी, हमारे ऊपर भरोसा किया तो। और हमारा तो एक ही, जैसे हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है, जो हाईकमान तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, कोई और प्रत्याशी आपके वहाँ पर हुआ तो आप उसका सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि जैसे अभी तिलहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो कद्दावर नेता माने जाते हैं रोशन लाल, क्योंकि वहाँ पर बताया जाता है विकास भी उन्होंने किया। लेकिन कहाँ-कहाँ कुछ विकास नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई? जैसे आपने अभी कहा कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर ना कुछ रोड सही नहीं है, पानी भरा हुआ रहता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी कमी क्या रहेगी? खास कमी क्या है क्षेत्र में? खास अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम क्षेत्रों में बहुत पिछड़ापन है। प्रधानमंत्री जो योजना हैं, ऐसे बहुत से ऐसे गांव, जैसे आप देखो, जो जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सब कुछ है, जहाँ बिजली भी है और रोड भी हैं, सड़कें भी हैं, पक्के गांव में सब पक्के हैं। लेकिन मैं तो तमाम ऐसे क्षेत्र में जैसे गया जहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना तमाम बहुत ऐसी व्यवस्थाएं अभी बहुत हैं, उनमें काम करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि गरीबों के लिए जो राशन योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, अब 10 किलो राशन दे रही है, में 1 महीने में 1 यूनिट पर। तो क्या लगता है कि इस राशन से सरकार बन जाएगी? देखिए, ऐसा है, राशन पे सरकार वाली बात नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है अंत्योदय की, हम गाँव गरीब किसान के बारे में सोचते हैं। गाँव में जो हमारे सबसे पीछे पे खड़ा है, पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके लिए ना खाने को है, ना अच्छा घर है, ना पहने को कपड़ा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब से सरकार बनी है, गरीबों के बारे में सोचती है। और उसी पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ये सरकार हमारी गाँव गरीब किसान के लिए समर्पित सरकार होगी। तो अंत्योदय की विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम लोग खाली चुनाव के समय ये अन्न वितरण नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल जो अभी पीछे रहा 2 साल, बड़ा हालात खराब रहे। तमाम लोगों की नौकरी चली गई, उनके रोज़गार चले गए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, इ अगर केंद्र में और डबल इंजन की सरकार ना होती, तो विपक्षी सरकार में लोग आधे लोग भूखे मर गए होते भाई साहब। तो हमारे सरकार ने जब कोरोना काल आया, तो सख्त निर्देश थे यहाँ के जिला प्रशासन को, ये पूरे प्रदेश के प्रशासन को, कि यहाँ कोई भी व्यक्ति, हमारा प्रदेश का कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जब कोरोना का पीक पे था, तो सब मार्केट पूरा लॉकडाउन, 2 महीने लॉकडाउन जब रहा, तो चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, चाहे थाने के इंस्पेक्टर रहा हो, सबको निर्देश है कि कोई व्यक्ति अगर फ़ोन आपका किसी के पहुँचता है, तो आपको उसकी पूरी मदद करना है। मैंने देखा है करीब से कि जब जिस समय कोरोना काल था, तो अगर किसी गरीब का फ़ोन पहुँच जाता, तो इंस्पेक्टर थाने का दौड़ा-दौड़ा आता था वहाँ पर। प्रशासन के लोग दौड़े-दौड़े आते थे, उसकी घर पे राशन पहुँचाते, उसके दवा दारू, अगर कोई बीमार है तो उसके घर पे दवा दारू भी पहुँचाते थे। तो ये समय रहा। तो अंतर है अन्य सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? आपको मालूम है, विपक्ष ये कह रहा है कि हर चीज़ फ्री दे करके ये बिल्कुल फ्री वाला बनाए दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो अंत्योदय की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी ने गाँव गरीब किसान के बारे में सोचा है। ये इनके पास विपक्ष जो है मुद्दाविहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अनगढ़ बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आप देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में इतना विकास कार्य हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को यहाँ सयामपुर को एक सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और तमाम हवाई, इतना विकास हुआ है इस सरकार में। तमाम हवाई अड्डे हुए, मेडिकल कॉलेज जो 70 साल में जितने मेडिकल कॉलेज में नहीं बने, उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने। हर तरफ विकास हो रहा है, और सिर्फ विकास 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 के अलावा कोई काम नहीं। ये तो विपक्ष है, ये इसके पास कोई मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश तो कह रहे हैं 22 में 22 ला रही है। अरे 22 इनके पता नहीं चलेंगे, हवा में नहीं पता चलेंगे अखिलेश जी गए कहाँ। हमारा, जैसा हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी का जब सरकार बनी, तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने नारा था आपकी बार 300 पार। लेकिन जो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए हैं, इतना काम हुआ है। लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं। हमारी सरकार ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अगर घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं, तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हों, और ऐसे-ऐसे मुद्दे सुलझाने का काम किया। चाहे 3 तलाक हो, धारा 370 हो, ये कांग्रेस लटकाए पड़ी थी आज़ादी से 70 के साल के बाद। लोग कहते थे कि अगर 370 छू लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस एक झटके से 370 को ख़त्म कर दिया। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जब हमारे साथ सब समाज का वोट हमारे साथ, हम सबका साथ, सबका विकास पे जब काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, जब 2.5 लाख हर किसी को मकान बनाने को मिला है, तो वोट कहाँ जाएगा? वो वोट सब भारतीय जनता पार्टी को, चाहे महिलाओं को हो, चाहे मुस्लिम समाज की महिलाओं को हो, चाहे दलित समाज का हो। तो इस बार हम लोगों, जो पिछड़े समाज के लोगों ने नारा दिया है, अब की बार 350 पार।
पहली बार तो 350 को पार था, अब की बार 350 पार हम लोग नारा लेके चल रहे हैं, उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। अब की बार 350 पार मैंने मान लिया, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो फिर तिलहर विधानसभा में विकास क्यों नहीं हुआ? विधायक भी तो आपका है ना। अब ये तो देखिए, विकास के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है आपको ऊपर, ये विकास कार्य के लिए आपको। भाई विधायक आपका है, बीजेपी का है, काम उसको वहां पर कराना चाहिए था विधायक को, लेकिन जब आप खुद पहुंचे होंगे, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है वो लगातार वहां से वीडियो बना के डालते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो फिर विकास क्यों नहीं कराया विधायक ने? जबकि 3 बार से विधायक है, 2 बार बसपा में रहे, 1 बार आप बीजेपी में आए हैं। ये तो भाई साहब, विकास के लिए आपको योजनाएं बनाना पड़ेंगी, उस योजनाओं के लिए आपको ऊपर हाई कमान से आपको वार्ता करना पड़ेगी, उस पे आपको लड़ झगड़ के लाना पड़ता है। विकास के कार्य तब होते हैं। हमारी सरकार विकास के एजेंडे पे काम करती है, लेकिन उसके लिए आप योजना बनाएंगे तभी तो काम होंगे। जब योजनाएं नहीं बनाएंगे, वहाँ क्षेत्र में जब जाएंगे नहीं, तो विकास कार्य होंगे कैसे? बिल्कुल। एक चीज समझना चाहेंगे, पहले आप भी बसपा में थे, आपने कितने वर्ष बसपा में काम किया, उसके बाद बीजेपी आपको क्यों ज्वाइन करनी पड़ गई? मैं लगभग 10 साल बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया, तमाम दायित्वों पे काम किया। जिला कार्यालय सचिव, जिला महासचिव, जिला कोषाध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, तमाम। और नीचे तक जाके अपने लोगों, समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जब तक मानवर कांसीराम जी जिंदा थे, तब तक बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी, जब मानवर कांसीराम जी थे, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ना होकर एक मिशन था। दलित, पिछड़े समाज, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। लेकिन जब से बहन जी की पार्टी की, जब बहन जी के हाथ में जब कमान आई, तो ये बहुजन समाज पार्टी गरीब दलितों की समाज की पार्टी नहीं रही। ये दौलत की समाज, जो दौलतमंदों की पार्टी हो गई। वहाँ टिकट, अगर आपको जिला पंचायत का टिकट भी चाहिए, तो आपको 5 लाख 10 लाख रुपए में आपको जिला पंचायत का टिकट मिलता है। और अगर विधायकी की टिकट आपने मांग लिया, तो 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। जिसकी जितनी, पहले ये था नारा मानवर जी का कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमने देखा है, चाहे आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, एक बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे उस समय, और दारा सिंह चौहान हो, भगवती प्रसाद हो, एक नहीं कम से कम नंद गोपाल नंदी जी हों, ये सब बहुजन समाज पार्टी से, एसपी सिंह बघेल हों, ये सब बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े नेता हुआ करते हैं। आज हमारे पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो नरेंद्र कश्यप जी हैं, ये भी ये राज्यसभा सांसद होते थे, राष्ट्रीय महामंत्री होते थे बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन धीरे 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 ये बहुजन समाज पार्टी ने जो है सबको किनारे कर दिया। वहाँ तो एक सूत्र कार्यक्रम है, पैसा, जिसकी जितनी गठरी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट खत्म हो गया। बहुजन समाज पार्टी एक खत्म हो गया मूवमेंट। मानवर कांसीराम जी का बेच दिया मूवमेंट को मायावती जी ने। बिल्कुल। बसपा के ऊपर खैर ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी आरोप लगाया था, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल की थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन क्यों किया आपने? कांग्रेस भी तो थी, बीजेपी में ही क्यों आया? क्या सत्ता आपने देखा था कि सत्ता आने वाली है, सत्ता में हमें जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ऐसा था कि बहुजन समाज पार्टी में थे, जब वहाँ जो हालात थे, हालात बद से बदतर हो गए थे। मैं ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता, मैंने बहुत मेहनत की बहुजन समाज पार्टी के लिए। मैं भी अपेक्षा रखता था कि यहाँ से टिकट मिले, लेकिन जब भी हमने टिकट के लिए वहाँ बात की, तो वहाँ वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कम कोई बात ही नहीं। तो और भी तमाम कारण रहे, जैसे वहाँ एक जैसे हमारा, हम हिंदू समाज के हैं, हिंदुत्व से हम लोग करीब एक, जैसे जो मूवमेंट है उसे में हम लोग करीब पिछड़ रहे थे। एक हमारी विचारधारा हिंदुत्व की, तो हमने कहीं न कहीं हमें दिल में आया कि ये हम, जैसे वहाँ जो एक तुष्टीकरण की, वहाँ भी एक, जैसे सन 2012 में जब चुनाव हुए, 105 प्रत्याशी मुस्लिम लड़ाए। क्या उत्तर प्रदेश में राठौर समाज के लोग नहीं रहते, या पिछड़े समाज के लोग नहीं रहते? आपने आप समझ लो, पार्टी को बड़े बड़े जो धन्ना सेठ, जो बाहर से लोग आए, जो जिनके परिवार के लोग विदेशों में सर्विस करते हैं, उन्हें आपने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए टिकट दिए। मैंने भी आवेदन किया, सन 12 में आवेदन किया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ पैसे के अलावा कोई कारण नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी में जो
मैंने एक जो विचारधारा है, गरीब गांव गरीब किसान की जो मूवमेंट था माननीय काशीराम जी का, उसी मूवमेंट पे जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब सरकार उन्होंने बनाई, तो उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में ही था। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री जी राठौर तेली समाज से ही आते हैं, तो उस समय भी हमने पार्टी नहीं छोड़ी। ये कुछ कहीं ना कहीं ये था कि चलो आगे सम्मान मिलेगा। लोग हमसे बहुत कहते रहे कि राठौर समाज के आपके प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जब हालात वहाँ बदतर से बदतर हो गए, तो हमने जो है अपने प्रधानमंत्री जी के उस पे मिशन पे काम करने के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अभी है कि आप तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जिस तरह से गाय जो किसान है उसके खेत में घुसकर जो फसल तैयार होती है वो खा लेती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसको कैसे समझेंगे? कैसे करेंगे इसके लिए कुछ? देखिए, जवाबदेही सभी की है, खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती। यहाँ की जनता की भी जिम्मेदारी है। आपने जानवर पाला, पहले ये था कि लोग जानवर पकड़ जाया करते थे, लोग गौकसी होती थी, गांव-गांव जानवर कट जाते थे। तो लोग अपने जानवर जो हैं गाय बछड़े जो भी हैं बांध के रखते थे अपने घर में। लेकिन जब से ये सरकार आई, इसने बैन लगाया कि गौवंश का वध पे प्रतिबंध लगाया, तब से लोग दूध तो दूहते हैं, उसके बाद में अपने जानवर छोड़ देते हैं। तो जवाबदेही तो सभी को अपनी निभाना पड़ेगी, तब इस पे अंकुश लगेगा। प्रयास सरकार बहुत प्रयास कर रही है और प्रयासरत है तमाम नए-नए गौशाला बना के। तो गौशाला भी बन रही है, नंदीशाला भी बन रही हैं और सरकार पैसा भी दे रही है, अनुदान भी दे रही है खेतों में फेंसिंग करने के लिए कि गाँव से गाय जो आपके खेत में घुस जाती हैं, उसकी फेंसिंग के लिए भी पैसा दे रही है। और एक टीका भी आया है जो सरकार लाई है, टीकाकरण जो अपने जानवर को अगर करेंगे, तो बछिया ही उसमें होगी। तो हम निवेदन करना चाहते हैं अपने तमाम क्षेत्रवासियों से, अपने गाँव के लोगों से ज़िम्मेदारी निभाएँ। अब अगर आप दूध आप पिएँगे, तो उसके चारा कौन उसे खिलाएगा? तो ज़िम्मेदारी अगर सब लेंगे, तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। कम शब्दों में तिलहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? कम शब्दों में। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अगर हमारे ऊपर भरोसा किया, तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मौका मिला, प्रदेश नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा किया, तो 24 घंटे आपके बीच में रहूँगा और तिलहर, चाहे तिलहर हो, चाहे अपना निगोही हो, चाहे सिंदौली हो, सप्ताह में कुछ दिन ऐसे निर्धारित करूँगा, उनके बीच में कार्यालय बनाकर उनके समस्या दूर करने का काम करूँगा और उनके सुख-दुःख में हर समय हमारे द्वार 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहेंगे और मैं बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी पक्षपात के, मुँह ना देख के, कि चाहे कोई बिरादरी हो, कोई जात हो, कोई समाज हो, मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा और अ, जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उस विचारधारा पे काम करने का काम करूँगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ संजीव राठौर, जो कि संभावित प्रत्याशी हैं तिलहर विधानसभा से। आज की शख्सियत में हमारा पहला इंटरव्यू इनके साथ हुआ और इस शख्सियत को आप हर रोज़ शाम 7 बजे देखते रहिए, क्योंकि आज की जो शख्सियत हमारे साथ है, इस शख्सियत का धमाकेदार इंटरव्यू आज शाम 7 बजे आपको देखने को मिलेगा और इस इंटरव्यू के ज़रिए आप लोग देखिए कि संजीव राठौर ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ, अगर जीतेंगे विधानसभा चुनाव, तो क्या कुछ कराएँगे।